Assalamualaikum. I'm your trainee Kainat Raza Khan. Welcome to All Learners Academy. Now we will discuss about the theories of motivation. सबसे पहले हम बात करते हैं मैकडॉगल की theory of instinct के ऊपर. ओल्डेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये कि क्यों और कैसे एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक स्पेसिफिक मैनर में बिहेव करता है. अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल कि हमारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो हमारे स्प्रिंग बोर्ड्स होते हैं हमारे बिहेवियर के. अब इंस्टिंक्ट्स क्या होता है, ये इन्नेट टेंडेंसीज होती हैं एक इंडिविजुअल की, फिक्स्ड पैटर्न होता है बिहेवियर का टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक स्टिमुलस. कोई भी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस देखा है उसकी तरफ हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स फिक्स्ड होता है, इन्नेट होता है, यानी कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है. मैकडॉगल कहता है कि ह्यूमन माइंड जो है उसमें सर्टन इन्नेट या इनहेरिटेड टेंडेंसीज होती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं हमारी जितनी भी थॉट्स हैं, जितने भी एक्शंस हैं उसके लिए, चाहे वो इंडिविजुअल एक्शंस हैं, इंडिविजुअल थॉट्स हैं या फिर कलेक्टिव हैं. तो हमारे जो एक इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर होता है, उसकी जो विल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं. फिर वो इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हर इंडिविजुअल का जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन. कॉग्निशन मतलब कि जानना, अफेक्शन के किसी भी इमोशन को एक्सपीरियंस करना या फील करना, एंड कोनेशन के कुछ करना, स्ट्राइविंग और डूइंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, उसने सांप को देखा है. अगर हम इसको इन 3 एस्पेक्ट्स में उसके इस बिहेवियर को डिफ़ाइन करें तो किस तरीके से होगा कि उसने सबसे पहले सांप को देखा, उसने जाना कि सांप है, दैट्स हिज कॉग्निशन. देन अफेक्शन, ही फेल्ट फियर, उसे डर लगा, ये उसका अफेक्शन आ गया, उसने एक इमोशन को एक्सपीरियंस किया है, उसने कुछ फील किया है. देन कोनेशन, कि उसने क्या किया है, उसने पहले देखा कि सांप है, फिर उसको डर लगा, थर्ड पॉइंट पे वो भाग गया. तो कोनेशन में उसका काम था, व्हाट वाज हिज डूइंग, ही रैन अवे. तो इस तरीके से वो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है. सो मैकडॉगल कहता है कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमारे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर से एक्सप्लेन हो जाती हैं, जिसको हमारे इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. अब इस थ्योरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है. सबसे पहले तो ये था कि जो साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी के ऊपर बिलीव कर रहे थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की इंस्टिंक्ट्स की कि अब जाहिर सी बात है काउंटलेस बिहेवियरल एक्ट्स होते हैं, एक इंसान लातादाद वेज में बिहेव करता है, तो हर बिहेवियर के लिए आप किस तरीके से उसके इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो. तो साइकोलॉजिस्ट ने कोशिश की थी कि वो एक लिस्ट दे दें इंस्टिंक्ट्स की, और उन 1924 तक उन्होंने 14,000 इंस्टिंक्ट्स की लिस्ट दे भी दी थी. लेकिन बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. एक लिमिटेड इंस्टिंक्ट्स बताना या उनको डिफ़ाइन करना वाज डिफ़िकल्ट. सेकेंड क्रिटिसिज्म वाज कि इंसान का सारा बिहेवियर, मतलब एक इंसान है वो किस वे में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस सारी चीज़ को आप इंस्टिंक्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं एक इंडिविजुअल के, जो कि वो सोसाइटी से लर्न करता है, अपनी एनवायरनमेंट से लर्न करता है, उसमें बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते हैं. जैसे कि हमने मोटिवेशन में भी एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कुछ बिहेवियर्स या कुछ नीड्स, मोटिव्स, ड्राइव्स जो है वो इंडिविजुअल के इन्नेट होते हैं, कुछ वो सोसाइटी से लर्न करता है. तो जो चीज़ें वो सोसाइटी से सीखता है या इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसकी जो ज़रूरियात होती हैं, तो उसका बिहेवियर भी सोशल लर्निंग से ही एक्वायर होगा, वो उस बिहेवियर को भी सोशल लर्निंग से ही सीखेगा. तो हम एक इंडिविजुअल के सारे बिहेवियर को सिर्फ इंस्टिंक्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल का सारा बिहेवियर जो है वो इंस्टिंक्ट्स के कंट्रोल में है. अगर एक इंडिविजुअल का सारा बिहेवियर इंस्टिंक्ट्स के कंट्रोल में हो तो फिर तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तो बात ही नहीं रहती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस डू अकर. अगर इंस्टिंक्ट्स की बेस पे हर इंडिविजुअल जो है वो वर्क कर रहा है तो सबका बिहेवियर आइडेंटिकल होगा, देयर विल बी नो इंडिविजुअल डिफरेंस. देन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात अगर हम करें, जो हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है,
उसकी बेस पे जो इंडिविजुअल बिहेव कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल उसकी थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको हम टोटली उसके इंस्टेंट्स के ऊपर बेस नहीं कर सकते। बहुत सारे उसके बिहेवियर्स ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, किन वेज़ में सॉल्व करना है, ये चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। उसको उसके इंस्टेंट्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी सोशल लर्निंग से सीखता है। उसकी जो कॉग्निशन होती है वो वर्क करता है, थिंक करता है, तब जाके उसका बिहेवियर वो शो करता है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की बात करें तो क्लार्क लेनार्ड हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। उसका कहना यह है कि हर इंसान का जो बिहेवियर होता है वो ड्राइव्स को रिड्यूस करने की तरफ ओरिएंटेड होता है। फॉर एग्जांपल ड्राइव क्या होती है कि इंडिविजुअल की इंटरनल टेंशन होती है, ठीक है, एक अनडिज़ायरेबल स्टेट होती है जिसको एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म चेंज करना चाहता है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान को फॉर एग्जांपल अगर भूख लगती है तो उस भूख को मिटाने की कोशिश करता है। उसकी ड्राइव क्या है कि उसको भूख लगी है, अब उसने उस ड्राइव को रिड्यूस करना है, तो उसका जितना भी फोकस होगा वो सारा उस भूख को मिटाने पे होगा। उसका जितना भी बिहेवियर होगा, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किन बिहेवियर्स को वो अपना रहा है, वो उसकी अपनी ड्राइव को रिड्यूस करने में होगी। एक इंडिविजुअल की जितनी भी एनर्जी होगी वो उस ड्राइव को रिड्यूस करने के ऊपर, उस हाइटन टेंशन जो उसके माइंड में है, जो उसकी बॉडी में है, वो उसको रिड्यूस करने के ऊपर लगाएगा। तो इंसान के बिहेवियर को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हल कि जो उसकी ड्राइव हाइटन टेंशन होगी उस वक्त वो उस ड्राइव के ऊपर फोकस्ड होगा और उसको रिड्यूस करने की या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। फ्राइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फ्राइड किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है कि उसकी जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो उसके कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट्स और अनकॉन्शियस के ऊपर बेस कर रही है। फ्राइड कहता है कि इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो हर इंडिविजुअल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका रूट कॉज होते हैं। उसने दो बेसिक इंस्टिंक्ट्स दिए थे, लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स। According to Freud, the life instincts are those which deal with basic survival, pleasure and reproduction. And death instincts includes negative feelings like hate, anger and aggression. So Freud कहता है कि आपके लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं वो अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन होते हैं। जब लाइफ इंस्टिंक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो उस वक्त डेथ इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। फ्राइड कहता है कि बर्थ से लेके ऑनवर्ड्स जितना भी एक इंसान की ज़िंदगी होती है कि तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं सेक्स ग्रेटिफिकेशन और सेक्स मोटिव को। तो वो सेक्स मोटिव को एक बेसिक या इम्पॉर्टेंट मोटिव कहता है जो कि तमाम इंडिविजुअल बिहेवियर्स को, ह्यूमन बिहेवियर्स को मोटिवेट करता है या एक्टिवेट करता है। बिसाइड्स के इंसान के जो लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स जो रोल प्ले करते हैं और सेक्सुअल अर्ज, फ्राइड एक अनकॉन्शियस की बात करता है कि अनकॉन्शियस, एक इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस उसके बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अनकॉन्शियस का क्या होता है, इट कंसिस्ट जितनी भी उसकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, विशेस होती हैं एक इंडिविजुअल की, आइडियाज़, फीलिंग्स, वो सारे उसके अनकॉन्शियस में होते हैं। अनकॉन्शियस जो होता है वो उसमें जो फोर्सेस होती हैं वो पावरफुल होती हैं बट अनसीन होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर के लिए। अब उसका अनकॉन्शियस उसको क्या डिक्टेट करता है, इन द सेम वे एन इंडिविजुअल विल बिहेव। सो अकॉर्डिंग टू फ्राइड के एक इंडिविजुअल क्यों और कैसे बिहेव करता है ये डिपेंड करता है उसके अनकॉन्शियस की चॉइसेस के ऊपर कि वो क्या उसको डिक्टेट करता है। और अकॉर्डिंग टू फ्राइड जो अनकॉन्शियस की चॉइसेस होती हैं वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती हैं ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स या फिर प्लेयर सीकिंग के ऊपर। बिहेवियरिस्ट व्यू की अगर बात करें तो वो बिहेवियरिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि हम क्यों और कैसे बिहेव करते हैं ये हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोशल लर्निंग से या ट्रेनिंग से हम क्या चीज़ें सीखते हैं, जो हमें मिलता है हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल बिहेवियर को एक्सप्लेन करें तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक स्टिमुलस आपके सामने आया, आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। क्लासिकल या ऑपरेंट कंडीशनिंग के मैकेनिज़म्स के थ्रू भी जो है वो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसा कि पेवलोव, वॉटसन और B.F. स्किनर ने किया था। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो प्राइमरी फैक्टर है मोटिवेशन का,
कि आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हो या फिर पनिश कर रहे हो, वो अपने बिहेवियर को मेंटेन कर रहा है या छोड़ रहा है, वो मोटिवेटेड है उस बिहेवियर को आगे बढ़ाने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रीइंफोर्समेंट एंड व्हाट ही रिसीव्स बाय द एक्ट ऑफ लर्निंग। अब स्किनर की ही थ्योरी को आगे लेके चलते हुए जब हम एल्बर्ट बेंड्यूरा को देखते हैं तो उसने ये कहा था कि ह्यूमन मोटिवेशन जो होती है वो सोशल रिवॉर्ड, जैसे कि उसको प्रेज़ मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है, तो वो इसकी वजह से ये चीज़ें उसको गाइड करती हैं। इन चीज़ों की वजह से इंसान मोटिवेटेड रहता है और अपने बिहेवियर को मेंटेन करता है या आगे बढ़ाता है। अगर हम एडलर्स सोशल अर्ज थ्योरी की बात करें तो एडलर कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मोटिवेटेड होते हैं अपनी सोशल अर्जेस के थ्रू की वजह से। अब अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक इंडिविजुअल को सिंपल सिक्योरिटी से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल उसको सिंपल डेंजर से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती है, बल्कि उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए इससे ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम इस मार्जिन जो है उसका सेफ्टी का या सिक्योरिटी का, वो उसको डोमिनेशन या सुपीरियॉरिटी के थ्रू एक्सप्लेन करता है या अचीव करता है। अब एक इंसान ख़ुद को छोटा ना समझे, इन्फीरियर ना समझे, तो उसके लिए वो स्ट्राइव करता है, स्ट्रगल करता है सुपीरियॉरिटी के लिए। तो उसकी जो स्ट्रगल फॉर पावर होती है, अचीवमेंट होती है, स्टेटस, वो डोमिनेट करती है उसकी फंडामेंटल नीड फॉर सिक्योरिटी को। तो बेसिकली एडलर जो है वो ये कहता है कि एक बेसिक नीड है, नीड फॉर सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी ड्राइव है, जो कि इंडिविजुअल के सारे बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। So according to Adler, human behavior is motivated through a single basic drive known as the security drive. Goal-oriented theory of cognitivism. अब ये व्यू क्या कहता है कि जितना भी ह्यूमन बिहेवियर होता है वो पर्पसफुल होता है, उसका सर्टन गोल होता है, एक सर्टन पॉइंट होता है, एंड होता है। एक इंडिविजुअल जो अपने गोल तक पहुंचना चाहता है, ठीक है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए वो एक डिज़ायरेबल ड्राइव या मोटिव को डेवलप करता है। अब डिज़ायरेबल मोटिव या ड्राइव क्या होती है कि उसकी टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स दैट गोल, उसका जो एक स्पेसिफिक गोल है लाइफ का, वो उस तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो जब वो उस गोल को अचीव कर लेता है, ये चीज़ इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करती है, जो कि इन टर्न उसके बिहेवियर को मेंटेन करती है, रीइंफोर्स करता है। कॉग्निटिव अप्रोचेस ये कहती हैं कि जो बिहेवियर है वो डिटर्मिन होता है, या एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि उसकी थिंकिंग क्या है। सिर्फ उसके रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर बेस नहीं कर रहा होता, बल्कि बिहेवियर इनिशिएट होता है या बिहेवियर को रेगुलेट करने की क्या चीज़ें होती हैं कि एक इंडिविजुअल के प्लान्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके स्कीमास, एक्सपेक्टेशंस, उसकी एट्रीब्यूशंस, ये सारी चीज़ें मिल के एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को मेंटेन करती हैं। हम एट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करें तो हम अक्सर कोशिश करते हैं अपने बिहेवियर का एक सेंस बनाने की कि हमने ये बिहेव किया है तो हमने क्यों किया है। अगर एक इंसान ने कोई चीज़ अचीव की है या फिर वो फेल हुआ है तो वो क्यों हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो फेल होता है तो वो सोचता है कि वो क्यों फेल हुआ है, उसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। आइदर उसने हार्ड वर्क नहीं किया है, उसका मूड नहीं था, उसमें एबिलिटी नहीं है, उसके पास उतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ को अचीव करने का। सो जो एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो ये कहती है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है और कॉजेज़ ढूंढता है अपने बिहेवियर की, और ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर की या एक इंडिविजुअल की जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं, जस्टिफिकेशंस होती हैं, उसकी मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। बर्नर्ड वेनर जो है वो फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जिसने रिलेट किया था एट्रीब्यूशन को स्कूल लर्निंग से। वो कहता है कि एट्रीब्यूटेड कॉजेज़ जो हैं सक्सेस की हों या फेलियर की हों, उनको 3 डायमेंशंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लोकस, यानी कि उसकी लोकेशन क्या है, जो आपकी कॉज है आपकी बिहेवियर की, जिससे आप उसको अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो, वो उसका लोकेशन क्या है। आइदर वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। स्टेबिलिटी, कि वो कॉज रहती है या चेंज होती है। डज इट स्टे द सेम, डज इट कंटिन्यू और इट चेंजेस। कंट्रोलेबिलिटी, अब एक पर्सन का उस कॉज के ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर हम एक एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल लक की बात करें, लक जो है वो एक्सटर्नल होता है, लोकस उसका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। लक जो है वो स्टेबल नहीं होती है, लक किसी की कभी भी अच्छी हो सकती है, कभी भी उसका बुरा वक्त चल रहा होता है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो लक इज़ अनस्टेबल, एंड कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो लक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लक इज़ नॉट इन योर हैंड्स। तो लक जो है वो अनकंट्रोलेबल है।
सो एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, ये चीज़ें उसके बिहेवियर, उसकी मोटिवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। मैस्लोज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। मैस्लो कहता है कि जो एक इंडिविजुअल का मोटिवेशनल बिहेवियर है वो एट अ टाइम बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक्ट जो है वो मल्टी मोटिवेटेड होता है। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, जिसके बॉटम पे बेसिक नीड्स हैं, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हैं। मैस्लो ये कहता है कि जो इंसान की अगर एक नीड्स, फॉर एग्जांपल बेसिक नीड्स उसकी कंप्लीटेड नहीं है, तो वो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ मूव नहीं करेगा। तो स्टार्ट वो कहाँ से करता है कि जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इंडिविजुअल मूव करेगा साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ। जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल हो जाएंगी तो तब वो सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ मूव करेगा। जब इंसान की एक नीड फुलफ़िल हो जाती है तो वो स्ट्राइव करता है सेकेंड नीड की तरफ। तो जो नीड उसकी सेटिस्फाई हो जाती है वो नीड नहीं रहती है। फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी एक ज़रूरत पूरी होगी तो वो ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस बिहेवियर में हम ये कह सकते हैं कि अब एक नीड को उसने सेटिस्फाई कर लिया, अब वो नीड उसकी नीड नहीं रही है, अब वो मूव करेगा उस नीड की तरफ जो कि उसकी अनसेटिस्फाइड है। तो मैस्लो ये कहता है कि जो इंसान का मोटिवेशनल बिहेवियर है वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी सेटिस्फाइड नीड के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता, बल्कि उसकी अनसेटिस्फाइड नीड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, जो नीड उसकी सेटिस्फाइड है वो उसके लिए स्ट्राइव नहीं करेगा, वो उसको फुलफ़िल करने के लिए या उसको एक्वायर करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा, बल्कि जो उसकी नीड अनफुलफिल्ड है, उसकी जो ज़रूरत रह गई है जिसे उसने पूरा करना है, तो वो उसकी तरफ मूव करेगा, उसकी तरफ मोटिवेटेड होगा। तो जो इंसान का मोटिवेशनल बिहेवियर होता है वो डोमिनेट, उसको कौन सी चीज़ डोमिनेट कर रही होती है, उसकी अनसेटिस्फाइड नीड्स। इन सारी थेरीज़ ने ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हर थेरी की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मैकडॉगल की जो इंस्टिंक्टिव थेरी है या हर्ल की ड्राइव रिडक्शन थेरी है, फ्राइड की साइकोएनालिटिक थेरी है, तो इन थेरीज़ ने जो फोकस था, इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक फैक्टर्स को दी है मोटिवेशन प्रोसेस में। तो अगर हम इसको ह्यूमन नेचर को एनिमल नेचर के साथ कंपेयर करें तो इन थेरीज़ ने एनिमल मॉडल दिया है ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। एनिमल मॉडल मतलब कि अब एनिमल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो तो लो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर द हायर ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे उनकी कॉग्निशन भी इन्वॉल्व होती है, सोशल लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है, जबकि इन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया है। अगर बिहेवियरिस्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल B.F. स्किनर है या सोशल लर्निंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस के ऊपर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया है, जबकि उसके ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया है। इसी तरीके से एडलर या मैस्लो की बात की जाए तो उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है नीड्स और अर्जेस की फॉर्म में, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उस एक इंडिविजुअल की कॉग्निशन को इग्नोर कर दिया। अब एक इंडिविजुअल एक पपेट तो नहीं है, अब एक इंडिविजुअल की बिहेवियर जो है वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ से भी गाइड हो रहा है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी एक इंडिविजुअल की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स की बात अगर की जाए तो हम किस तरीके से एक इंडिविजुअल के मोटिव्स को मेजर कर सकते हैं, इसमें तीन मेथड्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। डायरेक्ट मेथड में वो मेथड्स या टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जिसमें एक सब्जेक्ट जो है, जो इंडिविजुअल है, वो ख़ुद डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है अपने मोटिव्स को, आइदर वर्बली या फिर किसी ओवर्ट बिहेवियर के थ्रू। तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन या उसके मोटिव्स को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, टेक्निक्स उसमें यूज़ हो सकती हैं, हम क्वेश्चनर्स यूज़ कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज यूज़ हो सकती हैं, मोटिवेशनल स्केल्स, चेकलिस्ट, इंटरव्यूज़, ऑटोबायोग्राफीज़ के थ्रू, या फिर जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन मेजर्स होते हैं उनके थ्रू हम उसके बिहेवियर को, उसके मोटिव को मेजर कर सकते हैं। दीज आर डायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स जिसमें सब्जेक्ट जो है वो या तो अपने मोटिव से अनअवेयर होता है या फिर किसी दूसरे को बताने के लिए वो तैयार नहीं होता। तो इस केस में जो सब्जेक्ट है या इंडिविजुअल है उसको इनडायरेक्ट मेजर्स के थ्रू स्टडी किया जाता है, उसके मोटिव्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल TAT है, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट है, इनके थ्रू
जो है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। सेंटेंस कंप्लीशन इन्वॉल्व हो सकती है, वर्ड एसोसिएशन टेक्निक है, रोल प्लेइंग, सोशल ड्रामा, ये जितने भी इनडायरेक्ट वेज हैं जिसमें सब्जेक्ट अवेयर नहीं होता, उनके थ्रू जब हम एक इंडिविजुअल के मोटिव्स को मेजर करते हैं तो दीज आर द इनडायरेक्ट मेजर्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है कंट्रोल कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक लेबॉर्ट्री कंडीशन ले सकते हैं आप, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ले, एक लैब है या एक रूम है, उसके अंदर आपने कंट्रोल कंडीशंस रखी हुई हैं, नॉइज़ नहीं है, कुछ भी आपकी कंट्रोल कंडीशंस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर मोटिव कि आप क्या चीज़ उसमें देखना चाह रहे हो। तो ये डिपेंड कर रहा होता है ऑब्जेक्टिव मेजर के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, यानी कि एक्सपेरिमेंटर की ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ताकि एक्सपेरिमेंटर जो है वो सब्जेक्ट के मोटिव्स को जान सके, उसके के लिए एक ऑब्जेक्टिव, रिलायबल और वैलिड कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सके। अब इन मेयर्स में एक्सपेरिमेंटर जो है वो TAT भी यूज़ कर सकता है, उसके थ्रू जो इंडिविजुअल के स्कोर्स आए हैं उनको कंपेयर किया जा सकता है उसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के साथ। दैट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। थैंक यू।